नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आर्यन 24 में। जी हाँ, इस समय उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर में, यानी मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में। और हमारे साथ मौजूद हैं विवेक सिंह सैथवार जी। हम इनसे बातचीत करेंगे जो ये कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, और भी बातचीत होगी। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। क्या लग रहा है आपको जो ये कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण जो आया है ओबीसी के लिए, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो ये कोर्ट के द्वारा ये जो ओबीसी का आरक्षण को निरस्त करने का जो ये प्रक्रिया पूरा है, उसके बारे में जो मेरा मत है वो यही है कि भाजपा सरकार शुरू से इस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, भाजपा सरकार ओबीसी के खिलाफ रही है। अभी ये जो निर्णय आया है कोर्ट के द्वारा आया है, इस पर काफ़ी बड़े बड़े नेता भी बीजेपी के बोल चुके हैं कि इस पर मैं बातचीत करूंगा और हमारी टीम बैठेगी, इस पर निर्णय लूंगा। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास से तालमेल बनाए बिना आप किसी चीज़ की गहराई को आप समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए ज़रूरी ये है कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भाजपा शुरू से रही है, क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ 89 में, उस समय जब आरक्षण दिया गया पिछड़ों को, तो इन्होंने अपनी सरकार से समर्थन खींच लिया और सरकार गिरा दी। सरकार में उतना महत्व भी नहीं रहा होगा बीजेपी का, जहां तक मुझे मालूम है। कर रहे हैं भैया, क्या नाम है, बीपी सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन से जो चल रही थी। जी, समर्थन से इन्होंने अपनी सरकार ये समर्थन खींच लिया वापस। जी। कल्याण सिंह के आडवाणी जी के गिरफ्तार होने पे, सॉरी हाँ, आडवाणी जी के गिरफ्तार होने बिहार में इन्होंने सरकार का समर्थन खींचा और इन्होंने सरकार गिरा दी। सब लोग जानते हैं ये बात, किसी से छुपा तो है नहीं। आज ये जो फुल मेजॉरिटी में है प्रदेश से देश से लेके प्रदेश में भी, ठीक है, आज की तारीख में इनके पास सारा व्यवस्था है। ये अगर पिछड़ों के हिमायती हैं, अगर मैं कह दूं कथित तौर पर, तो इनको अपने कोर्ट में जब ये मामला गया, पहले तो इनको ढुलमुल रवैया अपनाना नहीं चाहिए था कि जिससे ये कोई मामला कोर्ट में जाए, ठीक। लेकिन यदि गया भी तो क्या आपके पास चुनाव आयोग का ये मामला है तो कोर्ट में जाएगा। चुनाव आयोग का मामला है, सरकार अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो। जब आप उसके जो मानक हैं, उस मानक में आप हेर फेर करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ तिगड़म करेंगे, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन आएगा, और ऑब्जेक्शन जब जाएगा तो वो कोर्ट में ही जाएगा, और जब कोर्ट में जाएगा तो आप अपने पक्षों को साबित करने के लिए अपने अच्छे से अच्छे वकील रखते हैं। आप अच्छे से अच्छे वकील रखते हैं ताकि अपनी बात वो अपने कोर्ट के सामने कह सके। और जब कोर्ट, जैसे हम लोग कोई छोटा सा मुकदमा कर हो जाता है तो हम लोग बेस्ट वकील खोजते हैं, और बेस्ट वकील खोज के हम लोग मुकदमा जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको वो मुकदमा जीतना ही ना हो तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा लॉ एंड ऑर्डर तो इनके पास भी रहा होगा, लोग बैठे तो होंगे सर। आप ऐसा तर्क, ऐसा दलील सामने रखेंगे कि आप वैसे ही आप हार जाएं। उसके बाद आप कहेंगे कि देखिए हम तो, यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। निश्चित रूप से आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये आप आरोप के तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी का ही एक अच्छा वकील रखना चाहिए जो निर्णय अच्छे पक्ष में जा सके इसको लेकर के। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण खत्म हो। बीजेपी ओबीसी आरक्षण देने के शुरू से पक्ष में नहीं थी, ठीक। ये प्रतिनिधित्व के नाम पे जो ये हम लोग प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, आरक्षण व्यवस्था प्रतिनिधित्व का मामला है। लोग शुरू से इसको रिजर्वेशन को आर्थिक चीज से जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का मामला तो है नहीं। 2% की नौकरी में आप 98 पूरे देश के लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, ये सबको पता है आप। लेकिन ये प्रतिनिधित्व का मामला है। हर विभागों में हर जगह पे आपके लोग भी होने चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। और आज की स्थिति में ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी में भी ओबीसी के नेता हैं, कांग्रेस में भी ओबीसी के नेता हैं, सारे लोग ओबीसी के नेता हैं। लेकिन आज की तारीख में ओबीसी के लिए बोल कौन रहा है? अभी तो ये कल शाम का मैटर, अभी तक हमने बड़े नेता को इस पे एक्शन लेते हुए नहीं देखा। अभी तक चाहे कोई भी पार्टी हो, अभी तक बड़े नेता इस पे एक्शन नहीं लिए हैं। बस यही लोग कह रहे हैं इस पर मैं टीम बैठाऊंगा और चिंतन कर रहा हूं और इस पर डिसीजन एक अच्छा होगा। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये जो पॉलिसी रही है, मैं आपको बताऊं एक बात, ये डमी कैंडिडेट जो जिसे कहा जाता है, लोग चुनाव में बड़ा ये इस नाम को कहा जाता है डमी कैंडिडेट। जाति के नाम पे भी डमी कैंडिडेट खड़ा किया जाता है आज की तारीख में। आपके जो नेता होंगे, जो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में चिंतन करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, उनके काट के लिए आप दूसरा नेता ले आएंगे, ठीक, उनको प्रोजेक्ट करेंगे, उनको उनकी हिमायती बताएंगे, उनसे पूरा प्रचार करवाएंगे, नारा लगवाएंगे, पूरा होर्डिंग बैनर सब करेंगे, मान सम्मान सब देंगे। लेकिन जब बात आती है उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके पक्ष में बोलने के लिए, तो ये नेता खामोश हो जाते हैं। नहीं, तो हर पार्टियों में देखा गया है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही देखा गया है। भाजपा के साथ साथ सपा भी करती है, बसपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, किसी एक पार्टी में तो ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं, दलों की स्थिति ये है कि और नेता जो होता है वो किसी दल के एजेंडे में नहीं रहता है। नेता अपनी लोगों की बात करता है, क्षेत्र के लोगों की बात करता है। मेरी बात समझ लीजिए पूरी। नेता जो होता है वो अपने क्षेत्र के लोगों, अपनी जनता के लिए लड़ता मरता है। और एक नेता के अंदर जो गुण होना चाहिए, जो मेरा मानक है, भाई मैं एक पिछड़े समाज का बेटा हूं, और मेरी जो मानसिकता है, मैं सबको लेके साथ चलता हूं। मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि भाई अगर कोई पिछड़ा है तो उसके हक की भी बात होनी चाहिए, कोई अगड़ा है तो अगर उसके साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसके लिए भी लड़ना चाहिए। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब ये जो जाति की राजनीति, जो मैं बता रहा हूँ, ये जो जाति की राजनीति हो गई है, और जाति की राजनीति में लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है कि हर जाति ये सोचता है कि मेरी जात का नेता जब तक नहीं बोलेगा तब तक उसको नहीं समझ में आता है। मैं बता रहा हूँ, हम लोग पिछड़े हैं, सहतवार हैं, लेकिन हम लोग दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, यहाँ तक कि मैं कितने अपने अगले भाइयों के लिए भी लड़ता हूँ। मैं लगातार लड़ता हूँ, हर जगह लड़ता हूँ। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जब नेता बोल नहीं पाता है, लोग डर जाते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तो जो वो बाइट देंगे उसी आधार पे ये लोग बोलना शुरू करते हैं। भाजपा के ये है कि जब तक ऊपर के लोग नहीं, जो दिशा निर्देश देते हैं उसी आधार पे वो बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक देखा जाए तो ओबीसी का नेता अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 3-4 लोगों का नाम आगे आता है। अनुप्रिया पटेल हुई, केशव प्रसाद मौर्य हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, और ये आपके क्या नाम है इनका, जो अभी यहाँ से विधायक थे पड़ौना से, क्या नाम है उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, यही लोग बोलते हैं। तो इसमें भी कोई सपा में है, कोई बसपा में है, कोई भाजपा में है। तो कैसे ओबीसी लोग इकट्ठा होंगे और कैसे ओबीसी को मतलब आरक्षण में लाया जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, जाति के नाम पे जो प्रतिनिधित्व हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से, अपना चुन के भेज रहे हैं, मैं तो यही सोच के भेज रहा हूँ ना कि ये जाएगा और हमारी बात रखेगा। कोई भी नेता पिछड़ों के नाम पे, मैं ओबीसी के अंदर क्या मामला फंसा हुआ है, देखिए कि ओबीसी एक बड़ी कैटेगरी है जिसकी आबादी लगभग 56% से ऊपर है। जनगणना करने की आवश्यकता है ये। और इसमें अलग अलग विभागों में तो ओबीसी बट गई है। निषाद पार्टी अलग अपना कहती है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अलग अपना पार्टी बनाई है, अपना दल अनुप्रिया पटेल जी का है। तो ओबीसी तो अलग अलग बट भी तो गए हैं। यही बात तो मैं कहने जा रहा था, आपने कह दिया उस बात को कि ओबीसी 56% की आबादी है। 56% की आबादी को तोड़ने के लिए लगातार साजिश पे साजिश होता रहता है। कोई निषादों की पार्टी बना लेगा, कोई यादवों की पार्टी बना लेगा, कोई किसी की पार्टी बना लेगा। लोग जात समीकरण को लेके साध के चलने लगते हैं। फिर उसके बाद उसमें अपना अपना समीकरण सेट करेंगे कि हम इनको ले लेंगे तो मेरा सरकार बन जाएगा, मैं इनको ले लूंगा तो मेरी सरकार बन जाएगी। आज की तारीख में आपको मैं बताऊं, मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी मैंने पहले शुरुआत से ही मैंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति, ऐसा नहीं कि मैं किसी और अन्य दलों के से घूम के आया। हालांकि उस पे कांग्रेस पे भी ब्लेम लगता है कि पंडितों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ, लगता है। लेकिन मेरी बात समझिए, मामला यहाँ फंसा है कि मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ। क्यों किया? मैं आखिरकार इतने दलों में, मतलब सारी राजनीति देखने के बाद, मैं आज की तारीख में मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कांग्रेस में क्यों चले गए। मतलब आपके पास समाजवादी पार्टी का ऑप्शन था, आपके पास बसपा का ऑप्शन था, आपके पास भाजपा तक का ऑप्शन था, लेकिन आप कांग्रेस क्यों चले गए? मतलब ऐसी पार्टी में आप क्यों चले गए जिसका उत्तर प्रदेश में कोई ग्राफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद मेरी जो निष्ठा है, जो मेरा जो आत्मा कहता है कि आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी ही हर व्यक्ति के लिए निष्पक्ष होके, तटस्थ होके
जैसे किसी एक तरफ तराजू अपना झुकाती नहीं है, बैलेंस होकर जिसे कहा जाता है, वो अगड़ों के लिए भी लड़ती है, पिछड़ों के लिए भी लड़ती है। मैं एक बात बताइए, लेकिन उसमें भी समाजवाद के नाम पे अगर आप एकाधिकार करना चाहेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। मैं बराबरी बैलेंस समझिए बात को, कि समाजवाद के नाम पे अगर आप एक अधिकार कर लेना चाहें, जैसे कि समाजवादी पार्टी के नाम पे अगर केवल यादव राजनीति करे, तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी कमजोर क्यों हुई है? बस रीजन वही है कि सबको रीजन है, सबको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है। निश्चित रूप से कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो सुनी, मैं मान रहा हूँ, सुनी कांग्रेस पार्टी पे बात हुई, मैं मान रहा हूँ, सुनी। कल जो ये आरक्षण आया है ओबीसी को लेकर के, इस पे आपकी क्या राय है और आपकी पार्टी क्या इस पे एक्शन लेने वाली है? कांग्रेस पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व जितने भी हैं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, इसमें सरकार की जो आरक्षण विरोधी छवि है वो उभर के सामने आई है और इनके ढुलमुल रवैये के कारण ये आरक्षण जो कोर्ट के माध्यम से समाप्त हुआ है, ये इनकी दलील कमजोर पड़ी है, इस नाते ये आरक्षण खत्म हुआ है। ये एक तरह का आप मतलब कह भी रहे हैं और बीजेपी पे निशाना भी साध रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। निश्चित रूप से आरोप लगा रहा हूँ, सीधा आरोप लगा रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व की उनको चिंता होती, प्रदेश में केंद्र में सरकार है, डर नहीं लग रहा है आरोप लगाते हुए आपको? किस बात का डर सर? मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मुझे क्या करेंगे? जेल भेज देंगे? भेज दीजिए सर। अभी कल पता नहीं कौन फ़ोन किया, कल रात को अननोन नंबर था, वो 1 महीने से लगातार मुझे फ़ोन करता है, इधर उधर की बातें करता है। वो कल मेरे को फ़ोन करके कह रहा है कि अभी मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम लोग क्या नाम है जाति की राजनीति करते हो। मैंने कहा मैं कौन सी जाति की राजनीति करता हूँ, जरा बताओ तुम, मैं कौन सी जाति की राजनीति कर रहा हूँ? जेल भिजवा दो भाई, तुम्हारी सरकार है। पता नहीं कौन फोन किया था, कहिएगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। 1 महीने से फोन कर रहा था, आपको पता नहीं है कौन फोन कर रहा था? नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ। किसी ने कहा, कभी कहा, वो कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ सर, मुझे स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, आप सुनिएगा उसने कहा कि मेरा स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऐसे भाई किसने चुना है? हम चुने हैं, आप लोग ही चुने होंगे ना। जनता ही चुनती है, चाहे किसी की सरकार हो, जनता ही। आवाज उठाएंगे, आप आवाज उठाइए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आप आएंगे तब बोलेंगे कि केवल मुझसे फोन पे बात करेंगे। मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं कहिएगा मैं सुनाऊंगा। अब बताइए, वो कह रहा है कि हमको आप ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए। उसके बाद कल जब ओबीसी का वो खत्म हो गया तो मुझे कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तो रोज ट्वीट करता था सर कि ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। मैंने उससे फोन करके कहा सर एक बात बताइए, वो भी मैंने प्यार से कहा कि आप मुझे क्या समझ रखे हैं, आप क्या समझ रखे हैं कि आप मुझे क्या मैसेज करते हैं, कि आप मुझे प्रोवोक करते हैं, आप मुझे उकसाते हैं कि मैं आपसे क्या कहूं, मैं क्यों कहूं। मेरे को आप उकसाना बंद कीजिए, मैं मुद्दों की राजनीति करना पसंद करता हूं। आप मुझसे किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, आप मेरे ही सरकार के खिलाफ कोई गलत फैसला रहेगा, मैं बोलने में नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, मेरे सरकार के खिलाफ आपको अगर कोई पूछना है, कुछ सवाल आपको लगता है कि नहीं कहीं गलत है, तो मुझे लगेगा कि हाँ, लेकिन मैं जस्टिफाई करूंगा, आपको मानना हो या ना मानना। कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, आने वाले समय में ये ओबीसी आरक्षण जो खत्म किया गया है, इससे ओबीसी पिछड़े अति पिछड़ों को नुकसान होगा? आने वाले समय में खतरा है इसको लेकर के? क्यों नहीं खतरा है? ये जानते हैं, ये एक ट्रायल हुआ है। जैसे साइंटिस्ट किसी चीज का किसी वैक्सीन का आविष्कार करते हैं तो वो किसी चूहों पे, किसी चीज छोटे जीव जानवरों पे प्रयोग करते हैं ना, उसी तरीके से ये एक प्रयोग किया गया है निकाय चुनाव के ऊपर। अब इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स के आधार पे आगे का कार्यवाही करेंगे लोग। देखिए, सरकार की मंशा है कि ये ओबीसी आरक्षण में पिछड़ों को और अति पिछड़ों को आपस में लड़ा दिया जाए। ये यादव और कुर्मी जो ओबीसी की सबसे बड़ी आवाज है, उनको दबाने के लिए इन्हीं को विलन के रूप में दिखाकर अति पिछड़ों के खिलाफ खड़ा करेंगे। क्योंकि ये 56% की मेजोरिटी, देखिए डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी है, ये भाजपा से अच्छा कोई नहीं करता है। पहले हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाइए, फिर जाति को जात से लड़ाइए, इनको उनसे लड़ाइए, उनको इनसे लड़ाइए, यही पॉलिसी है। विकास भी तो करती है भाजपा। सर विकास वो नहीं करते हैं, विकास
नहीं, वो तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और विकास हो भी रहा है। मैं बताऊं आपको, ऐसा है राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है। इनका साफ कहना है कि जो भी विकास हुआ है 2014 के बाद अच्छी तरह से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, क्यों अखिलेश यादव की सरकार में विकास नहीं हुआ है? क्यों मायावती की सरकार में विकास नहीं हुआ है? लखनऊ बताते हैं सब अखिलेश सरकार में यादव लोगों का ही विकास हुआ है, मायावती सरकार में अंबेडकर पार्क बना है और दलितों का विकास हुआ है। क्यों मायावती की सरकार, मैं देखिए हर सरकार में अपने अपने स्तर पे कोई धीमा विकास करता है, कोई तेज विकास करता है, कोई बहुत अच्छा विकास करता है। अपने अपने समय के हिसाब से, अपने अपने व्यवस्थाओं के हिसाब से हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है। मैं किसी भी सरकार के ऊपर ये टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, और मैं भाजपा के ऊपर भी कोई खासा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी तकलीफ, मेरी कष्ट केवल इतना है कि ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ना, मैं उससे बहुत असंतुष्ट हूँ। आप सुनिए, आप सबका साथ सबका विकास के नाम पे आप इस देश में राज कर रहे हैं। उससे पहले आपका तो जनाधार भी नहीं था, कहीं थे नहीं, दिखाई नहीं दे रहे थे। मोदी जी जब पहली बार लोकसभा के लिए इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया तो किसी भी इनके कैंपेनिंग में मुस्लिम और हिंदू शब्द का जिक्र नहीं था ना। ये केवल सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे थे। मुस्लिम भी वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम बहुत सारा, मैं स्टेटमेंट देखा हूँ गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक, जहाँ प्रचार प्रसार भी मुस्लिम लोग करते हैं और वोट भी देते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया जाता है। मैं बताऊं 2014 से लेके 2017 तक मोदी जी कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आए और तमाम इनकी समीकरण फेल हो गए, दिल्ली में चुनाव हार गए और बिहार में चुनाव हार गए, ये जातीय समीकरण वगैरह सब देख के सब उनका फार्मूला फ्लॉप हो गया। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदुत्व का प्रयोग किया। इन्होंने यहीं लखनऊ से और तमाम जगहों से शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम, दिवाली, ईद का चर्चा। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए जिनके पास मॉब लिंचिंग पे बोलने के लिए समय नहीं होता है। मॉब लिंचिंग अगर वो बोलते तो शायद उन्हीं के पार्टी के जो समर्थक हैं वो मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करते। काफी लंबा टाइम हमारा खींच रहा है। आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है ओबीसी को लेकर के, अगर ओबीसी आरक्षण को अगर हटा दिया गया तो उस पर आपके पार्टी और आपकी एक्शन क्या होगी और क्या करने वाली है आपकी पार्टी इस पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ओबीसी आरक्षण हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके लिए तमाम लोग लगे हुए हैं, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, वो है नहीं। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना से भाजपा वालों का चाल चरित्र चेहरा ये प्रदर्शित होता है। आरक्षण हटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है भैया। आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। हमारी पार्टी के लोग और तमाम लोग, हर सोशल क्या बोलते हैं, लोग भी जा रहे हैं, जिसको अपने अपने संगठन के तमाम लोग जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन पड़ रहा है, सब लोग जाएंगे। और भाजपा भी ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन भाजपा जो गलती करने जा रही है, जो डिवाइड एंड रूल, 56% की आबादी में यादवों को टारगेट कर रही है, कुर्मियों को टारगेट कर रही है, अति पिछड़ा के नाम पे। मैं पूछता हूँ कि यही यादव और यही कुर्मी समाज था जो ओबीसी की लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़के क्या नाम है प्रतिनिधित्व किया और सबको लेके चलता है, सबको लेकर चलता है। आज जो छोटे लोग जाति के लोग भी राजनीति कर रहे हैं, उनके पास बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पहला प्रयोग किसने किया? ये बोलने का हिम्मत देते हैं लोग, बड़े नेता, बड़े लोग जो हम लोगों को हिम्मत देते हैं। हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैं केदार सिंह की राजनीति को देखकर समझा हूँ, मैं देखा हूँ, इस चीज़ को बड़े करीब से देखा हूँ, बाबूजी का राजनीति। और उन्होंने वो गोरखपुर में हमेशा डोमिनेंट शक्ति से, वर्चस्ववादी लोगों से लड़ते रहे। जीवन भर उन्होंने अपना संघर्ष किया वर्चस्ववादी लोगों के खिलाफ। यही गोरखपुर में लोग ये भी ब्लेम लगाते हैं स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी पे कि वो हमको ओबीसी में कर दिए, हमको सहितवार बना दिए, भी आरोप प्रतोप लगता है उनके ऊपर, हमेशा देखा गया है। देखिए, सहितवार समाज की राजनीति गोरखपुर के 4 जिला के ये जाति है, बहुत कम जनसंख्या है इनकी। इनको अगर कायदे से देखा जाए तो ये तो एसटी हैं, कायदे से अगर देखा जाए तो ये तो एसटी हैं। लेकिन आज की तारीख में
बाबू जी ने अपना सर्वस्व निछावर करके सैथवार समाज को ओबीसी का आरक्षण दिलाया, जिसके आधार पे तमाम लोग नौकरी कर रहे हैं, तमाम लोग जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं। ऐसे में बाबूजी हमेशा से न्यायप्रिय व्यक्ति रहे। वो कभी भी जाति नहीं देखते थे, लेकिन उनका जो आरक्षण दिलाने का मकसद था वो केवल एक था कि भाई जब दूध बट रहा है सबको, पिछड़ों को मतलब हर वंचित वर्ग को दूध बट रहा है कि भैया 1 लीटर दूध तू ले जा, तू पिया, ताकत ला, तो सैथवार समाज को भी अगर उन्होंने 1 लीटर दूध दिया तो क्या बुरा किया। और सैथवार समाज इसके बदले में क्या हुआ उनके साथ, उनको एक जाति का नेता बताकर गोरखपुर में उनके कद को छांटने का काम हुआ। वो उस समय के ऐसे नेता थे जिस समय गोरखपुर में हस्ती नहीं होती थी महाराज, क्या नाम है, उस समय के वो नेता थे जिसके दरवाजे मुख्यमंत्री और जिसका संबंध सीधे प्रधानमंत्री लोगों राष्ट्रपति के साथ उनका उठना बैठना हुआ करता था। ऐसे लोग का कद छांटने के लिए उनको जाति के राजनीति में उनको उलझा दिया गया। इस कोठी से कितने नेता बने। आप पिपराइच विधानसभा के जमुना निषाद जो निषादों के नेता थे वो इस कोठी से राजनीति सीखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।